अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम आफरीन अतहर है और मैं फाउंडर हूँ हैप्पी बीइंग पाकिस्तान की और साइकोलॉजिस्ट हूँ। अ, जब मैं अपने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में या मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत करती हूँ तो ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे ऐसे यंगस्टर्स के लिए और यूथ के लिए बनाई है जिनको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है और वो चाहते हैं कि वो अपने आप को प्रोफेशनली प्रूव कर सकें और सीख सकें। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से लर्न की और मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इतने अरसे का और उससे जो मैंने लर्न किया वो मैं आपको एक समरी में बता दूंगी और आपको एक क्विक लर्निंग हो जाएगी इस वीडियो के ज़रिए। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसको ज़रूर देखें और इससे सीखें। आई होप कि आप इससे बहुत ज़्यादा सीखेंगे, ख़ास तौर पे आजकल की कंडीशन में जबकि पेंडेमिक की सिचुएशन है और डिजिटलाइज हो गई हैं बहुत सी चीज़ें। तो इसमें मैं सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया शामिल है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। कैंपेन्स को कैसे सोशल मीडिया के ज़रिए फ़रोग देनी है और कैसे वन टू वन देनी है। तो आइए चलें हम अभी इसको डिस्कस भी करेंगे, लेकिन क्योंकि हैप्पी बीइंग फोकस कर रहा है यूथ और चिल्ड्रन इश्यूज़ पे तो फिर मैं चाइल्ड राइट्स के साथ इसको रिलेट करूंगी और अपनी एक पर्सनल एग्जांपल भी दूंगी एक कैंपेन की जो मैंने रन की ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड इश्यूज़। तो इसलिए मैंने एक यूडीएचआर जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स है उसका भी एक मैंने आर्टिकल या शिक शेयर की है, जिसके मुताबिक ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। तो इस चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखें और बच्चों को अगर हम इस ज़ुमरे में लेकर आएँ तो बच्चों के राइट्स भी उतने ही अहम हैं जितने बड़ों के राइट्स हैं। तो हमने इसमें दोनों एस्पेक्ट्स को देखना है, बड़ों के साथ काम कैसे करना है कैंपेन्स में, बच्चों के साथ काम कैसे करना है कैंपेन्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अब क्योंकि हम इसको डिस्कस करेंगे ऑन द चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चाइल्ड राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है और चाइल्ड राइट्स की इम्पोर्टेंस को समझना क्यों ज़रूरी है। एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, हर राइट जैसे कि हर इंसान के लिए एक राइट होता है, सारी राइट्स होते हैं, उसी तरह बच्चों के भी राइट्स होते हैं जो कि फुलफिल होने ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि चिल्ड्रन आर इंडिविजुअल्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड चिल्ड्रन स्टार्ट देयर लाइफ एज टोटली डिपेंडेंट बीइंग्स। बच्चे डिपेंडेंट होते हैं बड़ों पे और इंसान के साथ साथ वो डिपेंडेंसी के मोड पे होते हैं। ख़ास तौर पे अर्ली चाइल्डहुड जो कि बर्थ से 8 साल की उम्र पे होती है और फिर 9 साल से 18 साल तक की उम्र में डिपेंडेंसी होती है बच्चों के अंदर। इसके अलावा थर्ड पॉइंट ये है कि द एक्शंस और इनएक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इम्पैक्ट चिल्ड्रन मोर स्ट्रांगली देन एनी अदर गवर्नमेंट इन सोसाइटी। गवर्नमेंट के रोल या स्टेट का रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मैं रिपोर्ट पढ़ी थी यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू यूपीआर की, जिसमें बच्चों ने खुद बताए थे कि उनके राइट्स क्या क्या होने चाहिए। उनमें से बच्चों ने कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी साफ पीने को होना चाहिए, हमारे पास ग़िज़ा होनी चाहिए खाने के लिए, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो बच्चे हर चीज़ समझते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों को ना समझ समझ के हम उनको एज ह्यूमन बीइंग्स कंसिडर नहीं करते। तो स्टेट और गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू मेक श्योर कि बच्चों के राइट्स और बच्चों के हकूक पूरे हो सकें। इसके अलावा चिल्ड्रंस व्यू शुड बी हर्ड एंड कंसिडर्ड इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। ये जो मैंने आपके साथ यूपीआर की रिपोर्ट का कुछ फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर की वो भी इसी पॉइंट के साथ रिलेट करती हैं। फिर इसके बाद है मैनी चेंजेस इन सोसाइटी आर हैविंग अ डिसप्रोपोर्शनेट एंड ऑफन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। ये तमाम चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं क्योंकि अगर बच्चों के राइट्स पे फोकस नहीं किया जाएगा तो बच्चों के बहुत सारे ऐसे हकूक हैं जो हम नहीं सोचते कि ये बच्चों के हकूक हैं और हमें उनको देने चाहिए। मिसाल के तौर पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बहुत सारे केसेस आते हैं और क्योंकि हम इस पे फोकस नहीं करते एट स्टेट लेवल, एट गवर्नमेंट लेवल, और तो वो ना एजुकेट किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ना लाइफ स्किल्स डेवलप किए जाते हैं बच्चों के और इसीलिए बच्चे सीखते नहीं हैं। जब बच्चे इन चीज़ों को सीखेंगे नहीं, चाइल्ड प्रोटेक्शन की स्ट्रेटजीज़ को नहीं सीखेंगे, असर्टिवली नो कहना नहीं सीखेंगे तो बच्चे अपना सेफ गार्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे और पर्सनल लेवल पे और एज अ सिविल सोसाइटी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। The healthy development of children is crucial to the future well-being of any society. मैंने मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करवाई ऑन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट और पेरेंटिंग के ऊपर, तो उसमें ये चीज़ बहुत अहम है कि बच्चों के फ्यूचर को सेव करने के लिए और उनकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले तो बर्थ रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है।
इसके अलावा बच्चों की अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए स्पाउसल कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना ज़रूरी है। बच्चों के तमाम इंजेक्शंस जो बर्थ के बाद लगते हैं वो लगने ज़रूरी हैं, ताकि बच्चों की अपनी ओवरऑल हेल्थ पॉजिटिव वे में जो है सामने आए। और इमोशनली भी अगर बच्चों को सपोर्ट किया जाए तो बच्चे एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग या होलिस्टिकली डेवलप होंगे। द कॉस्ट टू सोसाइटी ऑफ फेलिंग इट्स चिल्ड्रन आर ह्यूज। एक और बहुत बड़ा अलमिया ये है कि मिसाल के तौर पे एजुकेशन पे जो बजट एलोकेशन है स्टेट लेवल पे वो बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चों को नहीं दी जा रही, जिसके अंदर स्कूलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और करंट पेंडेमिक की वजह से इसमें और ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में शरह में कमी आएगी, ख़ास तौर पे ऐसी बच्चियों की जो पहले स्कूल जाती थी लेकिन आफ्टर पेंडेमिक वो मे भी रीजॉइन ना करें, तो उसकी स्टैटिस्टिक्स में इजाफा होता चला जाएगा। तो सोसाइटी को एज अ होल बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ साथ उनकी एजुकेशन, ग़िज़ा और उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी काम करना ज़रूरी है। अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया उससे आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडियाज़ जनरेट होना शुरू हो जाएंगे कि हमें क्या-क्या करना चाहिए बच्चों के राइट्स को फुलफिल करने के लिए। मगर उससे पहले हमारे ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि हम इसको करें कैसे? बहुत सारे यूथ की जब मैंने ट्रेनिंग्स करवाई, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर उनको वेज़ या टूल्स टूल्स नहीं पता जिनके ज़रिए वो इस चीज़ को समझ सकें और दूसरों तक आगाही फराहम कर सकें, जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस रेज़िंग। और अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स एक बहुत इफेक्टिव वे है जिसके ज़रिए हम ह्यूज ऑडियंस को इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ मैंने तस्वीरें आपके साथ जो शेयर मैं कर रही हूँ वो है सोशल मीडिया फोरम के ज़रिए अवेयरनेस रेजिंग। मिसाल के तौर पे मेरा एक प्राइवेट ग्रुप है जिसका नाम है हैप्पी बीइंग्स इमोशनल वेलबींग एक्टिविटीज़। ये जो तस्वीर मैं आपके साथ अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बेसिकली आउटकम है एक बच्चों के साथ मैंने सेशन किया था, जो कि डाइवर्सिटी के ऊपर था। एक मैंने स्टोरी टेलिंग की। पहले मैंने बच्चों से पूछा कि अच्छा, अगर इक्वल सब में होते तो कैसा होता, ना होते तो कैसा होता, आप कैसा फील करते हैं जब आपको इनइक्वल ट्रीट किया जाता है। और फिर मैंने एक स्टोरी सुनाई जिसका जो उन्वान था वो था डाइवर्सिटी और हम सब मुख्तलिफ हैं मगर हम बराबर हैं। जैसे कि मैंने यूडीएचआर की डिक्लेरेशन आर्टिकल का भी आपको शुरू में तस्करा किया। तो इसमें फिर बच्चों को मैंने कहानी सुनाई। और आखिर में मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी कि असेसमेंट कैसे करनी है कि आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कैंपेन। तो मैंने ये किया कि इसको फाइंड आउट करने के लिए कि मेरा जो ये स्टोरी टेलिंग सेशन कैंपेन था ऑन डाइवर्सिटी वो बेहतर उसका रिजल्ट आया या नहीं आया। तो यही चीज़ मैंने 2 महीने बाद में बच्चों के पास गई, सेम ग्रुप था। और फिर मैंने बच्चों से कहा कि पहले स्टोरी को मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया और फिर मैंने बच्चों से कहा कि अच्छा, अब आप उस स्टोरी को याद करते हुए पिक्चर्स बनाएं। ये एक आउटकम है जिसमें जो है बच्चों ने बहुत सारी तस्वीरें मेरे साथ शेयर की बना के, और ये एक उनमें से एक तस्वीर है जिसमें डाइवर्सिटी को डिपिक्ट किया गया है। मैं आपके साथ वीडियो लिंक भी शेयर कर दूंगी, जिसमें शहजादी का बाग एक कहानी है जो आप देख सकते हैं मेरी चैनल के अंदर। उसमें शहजादी के बाग में फूलों के जरिए कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी जनरेट किया गया है। और बच्चों ने इस तस्वीर के ज़रिए और मुख्तलिफ तस्वीरें बना के मेरे साथ शेयर किया कि अगर हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जो बंदा अलाइनेटेड फील करेगा वो उदास होगा, एंशियस होगा। और जो एक ग्रुप में रहेंगे वो वैसे तो खुश रहेंगे लेकिन वो गलत काम कर रहे हैं क्योंकि वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आपने अगर अवेयरनेस कैंपेन करनी है और लॉन्ग लास्टिंग इसका इम्पैक्ट रखना है तो फिर आप इस तरह के पेजेस और फेसबुक ग्रुप्स बना सकते हैं। ये मैंने एक एक्टिविटी की थी, एक फेस्टिवल था, चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल, जिसमें मैंने बच्चों की लाइफ स्किल्स के सेशंस किए थे, बच्चों के साथ पपेट शोज किए थे, और बच्चों की असेसमेंट्स की थी। एक और मेरा प्रोजेक्ट है जो है मेंटेनिंग वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी बाय एंडिंग हैरेसमेंट एंड बुलिंग अगेंस्ट फीमेल्स, जिसमें मेरा जो मेन मकसद है वो अवेयरनेस रेजिंग है कि हमें अमन को कैसे मुस्तहकम करना है और हमें कैसे डोमेस्टिक वायलेंस को या अब्यूज़ के अकरेंस को, कंकरेंस ऑफ दैट वायलेंस को हमने कम कैसे करना है। तो ये कुछ मेरी एक्टिविटीज़ थी जो मैंने आपके साथ सोचा शेयर कर दूं, ताकि आपको थोड़ा सा माइंड क्लिक होना शुरू हो जाए कि आपने अपने काम को स्टार्ट कैसे करना है।
ये कुछ और तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीर है वो बेसिकली मैंने बच्चों के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर कैंपेन की थी, जिसमें मैंने बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में आगाही फराहम की थी, क्योंकि बच्चों को हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है। तो उसके लिए मैंने एक कार्टून एनिमेशन बच्चों को दिखाई। 1500 के ग्रुप के बच्चों के साथ इस्लामाबाद रावलपिंडी में मैंने बच्चों के साथ ये एक्टिविटी की, कैंपेन की, चाइल्ड प्रोटेक्शन कैंपेन, जिसमें मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एज ग्रुप मेंशन किया कि 5 से 9 साल के बच्चों का एक ग्रुप बना लिया और 10 से 18 साल के बच्चों का एक ग्रुप बना लिया, और उनको दोनों को मैंने अलग तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन के कॉन्सेप्ट्स दिए। तो ये वो एक तस्वीर है जो मैंने आपके साथ ये जो पेज पे शेयर हुई हुई है। और ये भी है आइडेंटिफाई योरसेल्फ, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस की मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप इसको देख भी सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि आप अपने आप को कैसे जान सकते हैं। अब कैंपेन को डिज़ाइन कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें तो आपने सुन ली। तो अब ये क्वेश्चन रेज़ होता है कि इसके क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के ज़रिए जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किसके ऊपर कैंपेन करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे चाइल्ड राइट्स एक बहुत बड़ा सेक्शन है। चाइल्ड राइट्स के अंदर बहुत सारे सब सेक्शंस आते हैं। मिसाल के तौर पे चाइल्ड प्रोटेक्शन आ जाता है, चाइल्ड लेबर आ जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है, अब्यूज़, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, बहुत सारे इसके डोमेन्स हैं। आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचना है कि आप बेसिकली किस डोमेन पे काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर एक कैंपेन की आपको एग्जांपल दी, तो मैं इस कैंपेन को लेके आगे चलूँगी। सबसे पहले मैंने ये गोल सेट किया कि मैंने कौन से बच्चों के ग्रुप को कैटर करना है, और दूसरा ये कि मैंने पेरेंट्स को भी आगाही देनी है और टीचर्स को भी देनी है, तो वो कैसे देनी है। तो उसके लिए मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना लिए। मिसाल के तौर पे मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि पेरेंट्स में और टीचर्स में आगाही फराहम करना ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड टच, बैड टच एंड सीक्रेट टच बच्चों में इंस्टिल करना दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव था और गोल था। और इसके अलावा मेरा ये ऑब्जेक्टिव और गोल था कि मैं इसको ऑनगोइंग प्रोसेस रखूँगी और इसको करिकुलम का हिस्सा बनाने के लिए एडवोकेसी करूँगी। फिर इसके अलावा स्टेप 1 के अंदर ये भी आता है कि आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी, इन्वॉल्व होना पड़ेगा मुख्तलिफ फोरम्स में, जिसमें आपको इसके बारे में नॉलेज मैक्सिमम मिल सके। आपने अपने आप को पहले नॉलेजेबल करना है ताकि आप उस कैंपेन पे आगे काम कर सकें। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसके हल की तरफ जाने के लिए ऑब्जेक्टिव्स और गोल डिज़ाइन कर सकेंगे। फिर स्टेप 2 क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है आपने, और इस तरह देखना है कि इसी तरह के प्रोजेक्ट्स और कहीं हो रहे हैं, कोई और ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल कर रहा है या नहीं कर रहा। और फिर उसके बाद आप उनके ज़रिए एक तो आप उनसे कांटेक्ट करें, आपको वो सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको कम से कम आइडियाज़ जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। व्हेनेवर यू ब्रेनस्टॉर्म, और जब भी आप दूसरे से डिस्कस करते हैं, अपने सीनियर से, अपने कोवर्कर से, मुख्तलिफ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन से या एनजीओ सी बी ओ से या टीचर्स से, तो फिर आपको आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे। जितना आप पढ़ेंगे उतने आपको आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर आप अपने उस आइडिया में इनोवेशन ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो मेरी चाइल्ड प्रोटेक्शन कैंपेन थी उसमें मैंने इनोवेशंस डालने की कोशिश की, जिसके अंदर मैंने ना सिर्फ 1-to-1 सेशन किए बल्कि मैंने सोशल मीडिया कैंपेन भी स्टार्ट की, जिसमें मैंने फेसबुक पेज बनाया हैप्पी बीइंग का। इसके अलावा मैंने वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व किया और यूथ की ट्रेनिंग की, कैपेसिटी बिल्डिंग की, ताकि इसको लॉन्ग टर्म लेवल पे लेकर जाया जा सके। फिर स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 में आपने देखना है कि आपकी अपनी लिमिटेशंस या चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। लिमिटेशन क्या हो सकती है? जिस तरह मैं अगर अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रही थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिमिटेशन मेरे पास आ रही थी वो आ रही थी टाइम कंस्ट्रेंट, इसके अलावा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहे थे। तो उन चैलेंजेस को मैंने अपने जहन में रखा और उसके मुताबिक मैंने अपने कैंपेन को डिज़ाइन किया। मैंने डिज़ाइन करते हुए ये सोचा सबसे पहले कि मैंने कौन से ऐसी जगहों को टारगेट करना है जहाँ से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर श्योर आएगा। मैंने पहले उनसे कांटेक्ट किया और उनसे मैंने कहा कि मैं वॉलंटियर सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी। कोऑर्डिनेशन हुई, एक ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ट हुआ हुआ था मेरा, तो फिर इस चैलेंज को मैंने फेस कर लिया। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मैंने कैसे फुलफिल की कि मैंने कुछ जगहों पे मैंने खुद विजिट किए और कुछ जगहों पे मैंने विजिट नहीं किया बल्कि वेबिनार्स किए और सोशल मीडिया
फोरम के ज़रिए, फेसबुक पेजेस के ज़रिए और वेबिनार्स के ज़रिए मैंने ट्रेनिंग्स करवाना शुरू कर दी ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन। डायरेक्टली विद टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चों के साथ डायरेक्टली मैंने काम किया थ्रू रोल प्लेज, समर कैंप एंड सेशंस। फिर स्टेप 4 क्या आता है कि आपने देखना है कि जब आप कैंपेन को डिज़ाइन करें तो आपने अपने जहन में रखना है कि इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा। मिसाल के तौर पे चाइल्ड प्रोटेक्शन की अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ तो मैंने इसका सोचना है कि इसका एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए कि मैं कम से कम 50 बच्चों को इतना स्ट्रेंथन कर दूं कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। मैक्सिमम आप इसको जितना भी लेके जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपने 50 बच्चों का, अगर मैंने टारगेट शुरू में कम रखें, आहिस्ता आहिस्ता टारगेट को इंक्रीज करें। जितना आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, जितनी आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और लोगों से कॉन्टेक्ट्स इंक्रीज होना शुरू होंगे, उतना ज़्यादा आप उसको बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आपने इसके प्रोबेबल आउटकम्स को भी देखना है। मिसाल के तौर पे मैं आउटकम्स क्या सोच रही थी कि हो सकता है कि मैं स्कूलों में जाऊं और मुझे फॉरन नो का रिस्पॉन्स आ जाए। दूसरा आउटकम क्या हो सकता है कि मेरे वेबिनार्स या ट्रेनिंग्स कोई अटेंड ही ना करे। तीसरा आउटकम क्या हो सकता है कि वॉलंटियर्स को मैं ट्रेन कर दूं, वो आगे कैपेसिटी बिल्डिंग ना कर सकें। तो इन तमाम चीज़ों को जब मैं जहन में रखूंगी तो मैं उसी तरह के वॉलंटियर्स को चूज करूंगी जो वाकई सीरियसनेस के साथ होंगे। सेकंड, मैं ऐसे जगहों पे वेबिनार्स करूंगी जहाँ पे विलिंगनेस होगी। और थर्ड, मैं ऐसे स्कूल से कांटेक्ट करूंगी फर्स्टली टू मेक माय कैंपेन सक्सेसफुल जिनके साथ मेरा ऑलरेडी लाइजन और रेपो बिल्डिंग डेवलप हुई भी है, ताकि मेरी कैंपेन इनिशिएट हो जाए एटलीस्ट। फिर स्टेप 5 क्या मैंने रखा, डिज़ाइन बैकअप प्लान और यूज़ मल्टी मीडियम्स, फॉर एग्जांपल वन टू वन एंड ऑनलाइन एटसेट्रा। अब आपने बैकअप प्लान रखना है, यानी प्लान बी रखना है। मिसाल के तौर पे अगर मेरी कैंपेन वन टू वन में बच्चों के साथ सेशंस नहीं कर सकती तो फिर मैंने क्या करना है। उसका बैकअप प्लान मेरे पास ये था कि मैं बच्चों को ट्यूटोरियल्स भेजूंगी और बच्चों से कहूंगी कि आप वो सुने, और फिर कुछ अरसे बाद बच्चों से फिर से उसी चीज़ को रिवीजन में रखूंगी। इसी तरह मैंने बैकअप रखा कि अगर मैं वन टू वन ट्रेनिंग नहीं कर सकी टीचर्स और पेरेंट्स के साथ और वॉलंटियर्स के साथ, तो फिर मैं वेबिनार्स करना शुरू कर दूंगी और फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के जरिए अवेयरनेस रेजिंग करूंगी। अब आप इसके लिए मल्टी मीडियम्स यूज कर सकते हैं, वन टू वन, ऑनलाइन और या फिर मिक्सचर ऑफ बोथ। स्टेप 6 मैंने रखा, इन्वॉल्व लाइक माइंडेड पीपल एंड वॉलंटियर। एंड सेकंड वन दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आपने डिस्कस करना है अपने तमाम कैंपेन को विद द एक्सपर्ट्स जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं बहुत अरसे से। तो एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिलेगी तो आपका जो कैंपेन डिज़ाइन है वो और अच्छा पॉलिश हो जाएगा। और आपने लाइक माइंडेड लोगों को और वॉलंटियर्स को ही इन्वॉल्व करना है जो ऑलरेडी इस पे काम करना चाह रहे हों या चाहते हों या कर रहे हों। फिर स्टेप 7 में मैंने क्या किया, मैंने डिज़ाइन किया कंटेंट। मिसाल के तौर पे ब्रोशर्स बनाए मैंने, अवेयरनेस के फ्लायर्स बनाए, यूट्यूब चैनल के ज़रिए अवेयरनेस रेजिंग की, फेसबुक पेज बनाया, फेसबुक ग्रुप के ज़रिए अवेयरनेस रेजिंग की, और मैंने इस कंटेंट को डिज़ाइन किया। ये कुछ दो एग्जांपल्स हैं जिसमें जो है आप देख सकते हैं कि हाइजीन को बताया गया है और इसके मुख्तलिफ नोट्स बने हुए हैं, और इसमें भी यही है, हाइजीन और जर्म्स को प्रिवेंट कैसे करना है अपने आप को। तो इस तरह के मुख्तलिफ नोट्स बना बना के मैं फेसबुक पे पोस्ट कर रही थी और अपने व्हाट्सएप पे और मुख्तलिफ सोशल मीडियम्स पे मैं इसको पोस्ट कर रही थी। फिर मैंने अपने ऑडियंस को एंगेज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑडियंस को टारगेट करना है कि कौन कौन है। मेरे ऑडियंस 3 लोग थे बेसिकली, बच्चे बेनिफिशरीज थे, पेरेंट्स, टीचर्स, और तीसरा वॉलंटियर्स। तो आपने इनको पहले स्पेसिफाई करना है। फिर स्टेप 8 में मैंने क्या किया, मैंने डिटरमिन करना है रिजल्ट को थ्रू असेसमेंट। असेसमेंट कैसे हो सकती है कि आप डायरेक्ट वन टू वन उनसे बेनिफिशरीज से पूछ सकते हैं। जैसे मैंने असेसमेंट की आपको एग्जांपल दी कि मैंने बच्चों के साथ सेशन किया और फिर 2 महीने बाद फिर से मैंने स्टोरी टेलिंग का रिवाइज करके बच्चों से कहा कि आप पिक्चर्स के जरिए बनाएं। तो इससे असेसमेंट हो गई कि बच्चों को वाकई कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी डेवलप हुआ या नहीं हुआ। प्री एंड पोस्ट एनालिसिस मैं करती हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में कि कुछ सवालों की मैं लिस्ट बना लेती हूँ। वो मैंने बिफोर कंडक्शन ऑफ ट्रेनिंग की, और वही सवाल मैंने फिर से आफ्टर कंडक्शन ऑफ ट्रेनिंग पेरेंट्स और टीचर्स और वॉलंटियर्स से फिल करवाए, ताकि रिजल्ट में पता चले। अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है और बहुत ज़्यादा डाइवर्स चेंज आ रहा है तो दैट मीन्स के इफेक्टिव है ट्रेनिंग या मेरी पूरी होल कैंपेन। इसके अलावा कैंपेन में कोई चीज़ अगर इनफेक्टिव है या उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इस एनालिसिस और स्टेप 8 के ज़रिए हमें इन चीज़ों पे भी आगाही होगी।
और आप ओपिनियन पोल ले सकते हैं ऑडियंस का। अब स्टेप 9 ये है व्हाट्स नेक्स्ट। पहले आपने स्टेप 8 में ये तमाम चीज़ें डिस्कस की, असेसमेंट की, और असेसमेंट के ज़रिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए जो आपको वे फॉरवर्ड में हेल्प करेंगे कि आपने अब नेक्स्ट क्या स्टेप उठाना है। मिसाल के तौर पे अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन कैंपेन में मेरे पास असेसमेंट्स आई पेरेंट्स, टीचर्स, वॉलंटियर्स की और बच्चों की, उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट तो बच्चों में आ गया, अब मैंने नेक्स्ट ये करना है कि मैंने इसको करिकुलम का हिस्सा बनाने की कोशिश करनी है। तो फिर मुझे इसके वे आउट मिलना शुरू हो जाएंगे, मुझे सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे, आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे, और फिर इसी को मैं रिवाइज करूंगी फ्रॉम स्टेप 1। और स्टेप 10 आखिरी क्या है कि आप प्रोसीड करेंगे टीच, असेस, एनालाइज एंड देन रिपोर्ट। और ये चीज़ साइक्लिकल इन नेचर है, जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टेप 9 से डायरेक्ट मैं चली जाऊंगी स्टेप 1 पे, और फिर से आपने स्टेप 10 को वो करना है, रिलेट करना है अपने आप से और रिपोर्टिंग करनी है। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अब अगर आपने कैपेसिटी बिल्डिंग और अपनी लर्निंग को एनहांस करना है तो आपको चाहिए कि आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस में वॉलंटियर करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्या क्या सोसाइटल चैलेंजेस हैं और उनको कैसे केटर किया जा रहा है। हैप्पी बीइंग इज़ ऑल्सो अ फोरम जिसमें हम वॉलंटियर्स को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड यूथ राइट्स एज वेल एज ह्यूमन राइट्स एट लार्ज। तो आप हमारे साथ वॉलंटियर भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें ये वीडियो और आगे शेयर करें, ताकि मैक्सिमम यूथ को इसके बारे में आगाही हो सके और आप हमारे वॉलंटियर बन सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है happybeing18@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।